नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पृथ्वी की गति की बात करेंगे। पृथ्वी जो दो तरीके से गति करता है, एक रोटेट करता है और दूसरा रिवोल्यूशन करता है। यानी एक वो जो खुद अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर घूमते रहता है पृथ्वी, और दूसरा सन का चक्कर लगाता है, सन का परिक्रमा करता है, परिक्रमण गति उसको कहते हैं। ठीक है, इन दो गतियों के बारे में आज हम समझने की प्रयास करेंगे। और ये टॉपिक आप देख ही सकते हैं यहाँ पर, क्लास 6 भूगोल से, एनसीईआरटी बुक से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 1 और 2 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उसको यदि आपको देखना है, यदि आप नए हैं तो आप जाकर के उस वीडियो को भी देख ले, क्योंकि आपका बैकग्राउंड क्लियर हो। क्योंकि हमने दोनों क्लास में ये जरूर बताया है कि पृथ्वी जो है एक ग्रह है और वो सन का चक्कर लगाते रहता है और खुद भी रोटेट करते रहता है। इसका कारण क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है, और वो भी सारा ज्योग्राफी में हमने डिस्कस किया है। ज्योग्राफी का एक स्पेशल प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है, लेकिन ये स्पेशली क्लास 6 के लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो आपको इम्पोर्टेंट ये हो ही जाते हैं। ठीक है, चाहे आप यूपीएससी का भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं या फिर दरोगा का तैयारी करें, तो आपको बेसिक नॉलेज तो होना जरूरी है, और ये बेसिक नॉलेज है। ठीक है, हमने बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है ना, बेसिक चीज़ें पर ज़्यादा फोकस करने का प्रयास किया, और उसी से रिलेटेड हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये फिगर से आपको यहाँ पर ये एक अंदाज़ा लग जाएगा कि जो पृथ्वी है ये किस तरीके से, ये बीच में सन है, सन का चक्कर लगाते रहता है, परिक्रमा करते रहता है। इन्हीं सारी गति पर आज हम बात करेंगे। ये मोशंस ऑफ द अर्थ, ये हमारा टॉपिक है आज, और इसी से हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार पृथ्वी पर दिन रात क्यों होता है। हमने पिछले क्लास में ये भी बताया था कि ध्रुवों के पास जो पोल होता है, वहाँ पर पोल क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ध्रुवों के पास जो 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होते हैं, तो वो क्यों होता है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा, हमने ये भी बताया था कि सीजन कैसे बदलता है। ये तो हालांकि आज भी डिस्कस करेंगे इसको, कि सीजन आखिर ऋतुएं कैसे परिवर्तित होती है। सर्दी का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है, हमारे पास शरद ऋतु आती है, वसंत ऋतु आता है, आखिर ये सब कैसे चेंजिंग कैसे होते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आज समझने का प्रयास करेंगे। अगर दिन रात ना हो पृथ्वी पर तो क्या होगा, ये सारा चीज़ आज हम इस टॉपिक के माध्यम से आज हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक आज का जो हमारा रहेगा वो रहेगा, हम लोग मतलब स्टार्ट करते हैं, अब क्लास को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक तो ये है, इस चीज़ को आप समझिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला यदि कोई टॉपिक है तो वो क्या है जानते हैं। जैसे आप खुद समझिए, एक मिनट, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। देखिए सबसे पहले जो आज हम समझना चाहते हैं वो है पृथ्वी का एक्सिस के बारे में। पृथ्वी का एक्सिस यानी कि अक्ष, हमने पिछली क्लास में बताया था कि पृथ्वी का जो अक्ष होता है उसी के सहारे पृथ्वी घूमते रहते हैं, लेकिन वो हमने एक ग्लोब के माध्यम से, एक पिन के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया था, लेकिन वास्तविक में वैसा कोई पिन होता नहीं है। ठीक है, देखिए ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, देखिए ध्यान से समझिए, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन, ठीक है, ऐसे जो आया है ना लाइन, इस तरीके से, ये लाइन को ही कहते हैं हम लोग एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्सिस। लेकिन ये ऐसा कोई लाइन होता नहीं है पृथ्वी के ऊपर, इसको अक्ष कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। देखिए हम फिर से बता देते हैं, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप जा करके वो देख लीजिएगा। क्लास 6 का भूगोल का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें 2 लेक्चर अभी तक हो चुका है, तो आप देख लीजिएगा पहले। अब देखिए, तो ये एक्सिस है, ठीक है, और ये जो पॉइंट बन रहा है ना, ये जो पॉइंट बन रहा है पृथ्वी के सबसे बाहरी उत्तर साइड में, नॉर्थ साइड में, ठीक है, इसको कहते हैं पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल यानी कि ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है इसको कहते हैं साउथ पोल, क्योंकि साउथ में है। क्लियर, ये डायरेक्शन की बात, ध्रुवों की बात ये हमने बताया था। हमने कल एक चीज़ और बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुका हुआ है।
पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसका कारण क्या है जानते हैं? इसका कारण तो वैसे तो है ही, दूसरा कैसे झुका हुआ है इसके बारे में भी हमने बताया था कि अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर समझाने चाह रहे हैं कि देखिए ये जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी देखिए इस तरीके से है, इसको होना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन है ऐसे, ठीक है। तो ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। देखिए पृथ्वी का ये बीचों बीच जो लाइन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, पृथ्वी के ये जो बीचों बीच लाइन आपको दिख रहा है, यही लाइन को कहते हैं, हम जानते हैं क्या, ये ऑर्बिट है, जनरली कक्ष का तल है, ठीक है, कक्षा है, जनरली पृथ्वी का कक्षा तल इसको कहते हैं, कक्षीय सतह तल भी कह देते हैं कई बार। यहाँ पर इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ये एक प्लेन जो है ना अर्थ का ऑर्बिट है, ठीक है, अर्थ का जो ऑर्बिट, जैसे अर्थ जो है ना इसी के सहारे घूमते रहते हैं। देखिए आपको एक चीज़ बताते हैं, जैसे ये मान लेते हैं ये सन है, ठीक है, तो सन का जो है ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है, कौन, मान लेते हैं अर्थ जो है सन का चक्कर लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, अर्थ इस डायरेक्शन में सन का चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ऐसे। तो अर्थ इस तरीके से सन का चक्कर लगा रहा है, तो ये जिस लाइन पर चक्कर लगाता है ना, वही क्या होता है, उसका ऑर्बिट होता है, ठीक है। और वही ऑर्बिट यहाँ पर आपको दिखेगा। ये ऑर्बिट का तल हमने एक बनाया है काल्पनिक रूप से, ऐसा कुछ तल होता नहीं है प्राकृतिक रूप से, लेकिन हम लोग जो है अपने समझने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए और दूसरों को भी समझाने के लिए एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ करते हैं। क्लियर? अब देखिए ये काल्पनिक रेखा से आप देख सकते हैं एक परपेंडिकुलर जब ड्रॉ किया जाता है, ये काल्पनिक रेखा से जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तब जो एंगल बन रहा है, देखिए ये एंगल, ये तो एक्सिस है, ये अक्ष है जो अभी हमने बताया आपको, तो ये जो एक्सिस है, ठीक है, और ये जो काल्पनिक लाइन हमने ड्रॉ किया है, इसके बीच का जो एंगल बनता है वो 66.5 डिग्री का होता है। कितना होता है? 66, 66.5 डिग्री का होता है, ठीक है। और आप ये भी समझिए कि अपने एक्सिस पर कितना डिग्री झुका हुआ है, ये देखिए, और ये है एक्सिस, कितना डिग्री झुका हुआ है, ये है 23.5 डिग्री। ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल 23.5 डिग्री का होता है, ठीक है, 23.5 डिग्री झुका हुआ था। यानी सिंपल भाषा में आपको ये बता देते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसका सिंपल मतलब ये है कि वो पृथ्वी ऐसे है, ठीक है ना, उसको होना चाहिए ऐसे, है ऐसे, तो हम लोग ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर और एक ऑर्बिट के तल से, और उससे हम लोग ये एंगल पता करते हैं कि ये कितना डिग्री झुका हुआ है। उसी से पता किए हैं तो पता चला कि 23.5 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पर। क्लियर? समझ में आ रहा बात? तो ये चीज़ तो वो हो गया। दूसरा ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसका नाम इक्वेटर है, ये हमने कल ही बता दिया था। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23.5 डिग्री एंगल पर, मतलब 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं तो दिखाई देता है, और ये 23.5 डिग्री दक्षिण में जाते हैं, साउथ में, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। इसको मकर रेखा कहते हैं, इसको कर्क रेखा कहते हैं। ये सारा चीज़ तो हमने डिस्कस कर लिया था कल के ही क्लास में, ठीक है। अब देखिए, अब हम ये बता रहे हैं कि पृथ्वी ऐसे है ना, तो ऐसे ही घूमते रहता है, ऐसे घूमते रहता है, ठीक है, पृथ्वी ऐसे ही घूमते रहते हैं। और इसके घूमने से क्या होता है ना कि पृथ्वी धरती के ऊपर दिन रात होता है। अब वो कैसे होता है, तो देखिए अब ध्यान से समझिए इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से, देखिए पृथ्वी, ये पृथ्वी है, और ये देखिए ये पृथ्वी का ये है, ये वाला एरिया, एक मिनट, ये पृथ्वी का ये एरिया आप देख सकते हैं। ये एरिया क्या है, क्या कहता है, ये एरिया यही कहता है कि ये है अक्ष, ठीक है, और ये है पृथ्वी का मेन परपेंडिकुलर, जो और मेन जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। पृथ्वी को ऐसा होना चाहिए था, पृथ्वी को ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए था, लेकिन है ऐसे, इस तरीके से। तो अब देखिए ये है क्या, नॉर्थ पोल, ये वाला भाग क्या है, नॉर्थ पोल, और ये वाला भाग साउथ पोल। अब आपको ध्यान से आप देखिएगा, इस वाले भाग में लाइट है, देख रहे हैं, इस वाले भाग में लाइट है, इस वाले भाग में लाइट नहीं है। इधर प्रकाश है, इधर प्रकाश नहीं है, इधर उजाला है, इधर अंधकार है। समझ में आ रहा बात? यानी इधर दिन है, इधर रात है, ठीक है।
अब आप देखिए यहाँ नॉर्थ पोल के पास दिन है, ध्यान से देखिए नॉर्थ पोल यहाँ तक है, नॉर्थ पोल ये है ना, तो यहाँ तक लाइट है, तो आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल के पास लाइट है, लेकिन साउथ पोल यहाँ है, आप देख सकते हैं साउथ पोल के पास लाइट नहीं है, ठीक है, उजाला नहीं है। तो इसीलिए ये 6 महीने का रात यहाँ होता है और 6 महीने का यहाँ दिन, और फिर जब दूसरा कंडीशन बनाएंगे तो यहाँ 6 महीने का दिन हो जाएगा, यहाँ 6 महीने का रात होगा। वो कैसे होगा आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहले आप इतना समझिए, देखिए ये दिन रात कैसे होता है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। कौन सी गति, देखिए ध्यान से समझिए, पृथ्वी का जो घूर्णन गति होता है, ठीक है, घूर्णन गति, इसको रोटेशन कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, रोटेशन, ठीक है, रोटेशन। घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण धरती के ऊपर दिन और रात होते हैं, ठीक है। अभी कैसे होता है, देखिए पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमते रहता है और सन का लाइट जहाँ पड़ता है वहाँ सूर्योदय होता है, वहाँ लाइट होता है, सन का लाइट जहाँ नहीं पड़ता वहाँ अंधकार रहता है, सिंपल बात है, ठीक है। चूंकि ये एक गोला है इसलिए एक तरफ लाइट होता है, दूसरी तरफ लाइट नहीं पहुँच पाता, ठीक है। अगर इसको और हम अच्छे से आपको दिखा दें तो आप एक चीज़ और यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट आपको दिखा देते हैं हम कैसे रोटेट करता है, मतलब ये चीज़ आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए एक वीडियो के हिसाब से आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है ना, अब ध्यान से देखिए, सन ऐसे लाइट आ रहा है और देखिए पृथ्वी इस तरीके से ऐसे घूम रहा है, पृथ्वी देखिए घूम रहा है ना, तो जहाँ जहाँ सन का लाइट पड़ रहा है वहाँ देखिए उजाला होता जा रहा है, जहाँ लाइट नहीं है वहाँ अंधकार है, दिख रहा है, दिख रहे हैं कैसे सूर्योदय हो रहा है। ध्यान से देखिए, फिर से देखिए इस चीज़ को ना, फिर से देख लीजिए आप एक बार, देखिए किस तरीके से जो है ना पृथ्वी ऐसे जा रहा है, घूम रहा है, सन का लाइट पड़ रहा है वहाँ उजाला हो जा रहा है और जहाँ लाइट नहीं है वहाँ अंधकार है। समझ में आ गया बात, पृथ्वी कैसे रोटेट करता है, कैसे उजाला हो रहा है। चलिए, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया कि कैसे किस तरीके से जो है पृथ्वी के ऊपर दिन और रात होते हैं घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी एक बार ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, इसी को घूर्णन गति कहते हैं। समझ में आ गया बात, पृथ्वी ऐसे ही घूमता है, ठीक है ना, तो इसको घूर्णन गति कहते हैं। और एक बार में 360 डिग्री घूम जाता है, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था, पिछली क्लास में जनरली। अब हम लोग समझते हैं ये है कि अगर पृथ्वी के ऊपर, चलो दिन रात कैसे होता है भाई, घूर्णन गति के कारण होता है, ये तो हमने समझ लिया। आखिर आप ये बताओ, देखो कुछ कुछ नाम है, नाम आपको बता देते हैं। देखिए ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये लाइन एक बनाया है हम लोगों ने, ये लाइन डिवाइड कर रहा है कि इधर उजाला है और इधर अंधकार है। तो जो सर्कल, ये एक सर्कल की तरह होता है, ये फ्रंट वाला हमको दिख रहा है, बैक वाला नहीं दिख रहा, ऐसे सर्कल की तरह होता है, ठीक है, ये लाइन, ठीक है। तो ऐसे सर्कल की तरह होता है ना, तो जो लाइन हमको ये डिसाइड करे कि ये इसके इधर उजाला है, इसके इधर अंधकार है, उस लाइन का नाम होता है, जानते हैं क्या, इसको प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त सर्कल कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, ठीक है। एक सर्कल बन रहा है ना, तो प्रदीप्त वृत्त इसका नाम देते हैं। अंग्रेजी में इसको लुमिनियस कहते हैं, ठीक है ना, लुमिनियस सर्कल इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया, ये बस नाम आपको बताना था इसलिए नाम हमने बता दिया, ठीक है। अब समझते हैं ये है कि भाई अगर पृथ्वी रोटेट ना करे तो क्या होगा, पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, जानते हैं। देखिए पृथ्वी अगर घूमना बंद कर देगा ना, मान लेते हैं ऐसे फिक्स हो गया पृथ्वी अब घूम नहीं रहा है, तो इस वाले भाग में हमेशा उजाला होगा, पता है, हमेशा सन का लाइट आते रहेगा इस वाले भाग में, जिसकी वजह से इस वाले भाग में गर्मी लगातार बढ़ते रहेगा, ठीक है। और इस वाले भाग में सन का लाइट आएगा ही नहीं, इसकी वजह से यहाँ ठंड लगातार बढ़ते रहेगा, जिसकी वजह से ये होगा कि अधिक ठंड होने की वजह से यहाँ जीवन संभव नहीं होगा, अधिक गर्मी होने की वजह से यहाँ जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए पृथ्वी का रोटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रोटेट करेगा, नहीं घूमेगा, तो क्या होगा पता है ना, एक एरिया पृथ्वी के आधे भाग में सिर्फ उजाला रहेगा और गर्मी इतना धीरे धीरे बढ़ जाएगा क्योंकि सन का लाइट आएगा, और लाइट आएगा तो धीरे धीरे हीट बढ़ता जाएगा
और इस एरिया में इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा कि रहने लायक नहीं होगा, जीवन बेकार हो जाएगा यहाँ पर। और जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ठंड इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जीवन नहीं संभव है। तो ये घूमते रहता है ना, इसकी वजह से इतना बैलेंस बना हुआ है टेम्परेचर यहाँ पर, ठीक है। तो पृथ्वी का घूमना भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सुनने के बाद पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पृथ्वी पर भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ये तीनों का होना ही पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न करता है। ये तो है ही, लेकिन पृथ्वी अगर नहीं घूमे और भूमंडल, जलमंडल सब रहे, फिर भी जीवन संभव नहीं है। समझ रहे? टेम्परेचर भी होना चाहिए सही। तो अभी जो डाटा क्रिएट होता है, अभी जो डाटा दिखाया जाता है, उस डाटा के हिसाब से ये मतलब क्राइटेरिया रहता है कि किसी भी ग्रह को हम ये कैसे कह सकते हैं कि उस पर जीवन संभव है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है? तो पहला क्राइटेरिया ये होता है कि उस ग्रह पर पहला तो ये होगा कि स्थल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जियोस्फीयर होना चाहिए, फिर जल होना चाहिए, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, और तीसरा एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, यानी कि वायु होना चाहिए उस ग्रह के ऊपर। और वायु में भी वैसा वायु जो हमारी ज़रूरत का हो, इन्हें खाली कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी गैसें होनी चाहिए इसके अंदर। और एक क्राइटेरिया और, तापमान बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उस ग्रह को कहेंगे कि वो ग्रह जीवन लायक है। समझ में आ रहा बात? तो ये सारे क्राइटेरिया देखे जाते हैं। अभी जो नया नया ग्रह खोजने का जो होड़ चला हुआ है ना, नासा वगैरह जो भी रिसर्च सेंटर हैं, वो क्या करते हैं कि हम एक नया ग्रह खोजेंगे। मान लो पृथ्वी भविष्य में खराब हो जाए या फिर डिस्ट्रॉय हो जाए, तो हम किसी दूसरे ग्रह पर मानव जाति को बचा सके, इसके लिए कई सारे ग्रह की खोज किया जाता है, ठीक। और कई सारे ग्रह के हम लोगों ने खोज किया है, लेकिन वो अभी तक क्लैरिटी नहीं मिला है कि उस पर जीवन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, अनुमान है बस। लेकिन वो जीवन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उस ग्रह पर, उसके लिए ये क्राइटेरिया होना चाहिए। क्लियर? समझ आया क्या बात? अब हम बात करते हैं पृथ्वी के दूसरी गति के बारे में। खुद तो घूमता ही है, पृथ्वी खुद तो घूमता ही है, घूमते घूमते सन का भी चक्कर लगाते रहता है, सन का भी चक्कर लगाता है, यानी सूर्य का भी। क्लियर? तो अब उसके ऊपर बात करते हैं। अब सन का चक्कर लगाता है तो ऋतुएं परिवर्तित हो जाती हैं। अब ये कैसे होता है, इसको समझते हैं। देखिए, तो सन का, देखिए यहां पर आपको ये दिखेगा फिगर में कि देखिए बीच में क्या है, बीच में देखिए सन है, ठीक है, बीच में सन है, और सन का जो है चक्कर लगा रहा है। आप देख सकते हैं पृथ्वी इस तरीके से ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे सन का चक्कर लगा रहा है। समझ में आ गया बात? अब सन का चक्कर लगा रहा है तो कई सारे जो है सीजन बदल जाते हैं। अब ये सीजन बदलते हैं टेम्परेचर की वजह से, समझे। फिर हालांकि रोटेशन, ये रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों जरूरी है सीजन के लिए भी, समझे। अब ये कैसे होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद फिर इस पर आते हैं, ठीक है। देखिए, तो एक चीज़ थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर आपको समझा देते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पर जाएंगे, ठीक है ना। देखिए, याद रखिए, अब मान लेते हैं कि ये, चलिए मानते हैं कि ये है पृथ्वी, ठीक है, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर देखिए एकदम स्ट्रेट बनाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। ऐसा मत कीजिएगा मतलब झुका हुआ नहीं लग रहा, बस समझने के लिए बनाते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी का, ये क्या है, ये जो अपनी अभी हमने बताया, ये क्या है, जल्दी बताइए, ये क्या है? यह है 0 डिग्री इक्वेटर, इसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं, इक्वेटर। ये हम पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए, फिर बता रहे हैं आपको, शायद आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आप जो है ना इस चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, वहाँ पर क्लास 6 जियोग्राफी या भूगोल लिखा होगा, उसमें आप क्लिक करके देख लीजिएगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं के बारे में, उसमें हमने सारा डिस्कस किया है। तो ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त, कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा एक और बनाते हैं, ये 23.5 डिग्री मानते हैं, ठीक है। ये 23.5 डिग्री क्या है,
जल्दी बताइए 23.5 डिग्री क्या है? कर्क रेखा। ये लाइन 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। देखिए ये पृथ्वी को दो भागों में बांट रहा है, एक उत्तरी गोलार्ध दूसरा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं ये है नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल लिखते हैं शॉर्ट में, देखिए नॉर्थ पोल, ठीक है। और यहाँ पर बना देते हैं यह है साउथ पोल, ठीक है ना। देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, साउथ में है तो साउथ पोल, क्लियर। अब देखिए ऊपरी भाग में 23.5 डिग्री नॉर्थ में तो बना है, तो दक्षिणी भाग में भी 23.5 डिग्री बना देते हैं, हो गया, क्लियर। अब क्या करना है, अब हमको इस चीज को समझना है। देखिए तो कैसे समझे भाई? देखिए अब इस चीज को समझते हैं, अब खुद ध्यान से समझिएगा। देखिए सन का जो लाइट है, अब सन का लाइट हम किधर से लेकर के आए? इधर से लेकर के आते हैं, ठीक है ना, इधर से। तो ये मान लो ये यहाँ पर ऐसे है, ये सन है, ठीक है, और यहाँ से ये लाइट से जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर। सन का लाइट इधर पृथ्वी पर पड़ रहा है। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये अगर समझ गए ना पूरा कहानी समझ में आ जाएगा आपको, कैसे बदल रहा है सारा चीज, ठीक है ना। तो ये चीज को ध्यान से समझिए, इसलिए हम यहाँ पर लेकर के आए। देखिए अब करना क्या है कि सन का लाइट डायरेक्ट हम बीचों बीच पहले लेकर के आते हैं। देखिए हमने पिछली क्लास में ये बताया था कि सन का लाइट डायरेक्ट इसी एरिया तक रहता है, ठीक है ना, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, बस। सन का लाइट डायरेक्ट इधर नहीं आता, तिरछा जाता है, ठीक है, इधर भी नहीं आता, तिरछा जाता है, डायरेक्ट नहीं आता। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, क्लियर। तो अब समझिए ये जो हमने ये बता दिया कि सन का लाइट डायरेक्ट इसी एरिया तक रह सकता है, इतना ही दूर तक, तब अब इस पर फोकस करते हैं। क्या करते हैं भाई? देखिए सन का लाइट जब डायरेक्ट यहाँ पर इस लाइन पर पड़ता है ना, इस लाइन पर, तो इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच का लाइन है ये। तो सन का लाइट जब डायरेक्ट इस पर पड़ता है, डायरेक्ट सर केवल, तिरछा नहीं, एकदम स्ट्रेट, डायरेक्ट जब लाइट इस पर पड़ता है तो पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। समझ में आ गया बात? आगे भी इसको बताएंगे, पहले आप इतना समझिए कि सन का लाइट डायरेक्ट जो है इस पर 2 डेट में पड़ता है। पहला डेट है 21 जून, ठीक है, 21 जून को सन का लाइट डायरेक्ट पड़ता है, कहां पर? इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर, क्लियर। और दूसरा डेट है 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर को, 23 सितंबर और 21 जून को सन का डायरेक्ट लाइट इक्वेटर पर पड़ता है, भूमध्य रेखा पर पड़ता है, क्लियर। तो यहां पर जैसी लाइट पड़ेगा तो पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, क्लियर। इस स्थिति को हम लोग एक नाम देते हैं, किस स्थिति को? जब पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, उस व्यवस्था, उस अवस्था को, उस स्थिति को हम लोग कहते हैं विषुव। क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं क्या? इक्विनॉक्स, ठीक है ना, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इक्विनॉक्स, क्लियर। ये वर्ड समझ में आ गया। विषुव का स्थिति कब बनता है? जब पूरे धरती पर दिन रात बराबर होते हैं, यानी 21 जून और 23 सितंबर को विषुव होता है। पहला चीज क्लियर। दूसरा चीज, अब सन जो है, अब सन डायरेक्ट लाइट यहाँ तो पड़ गया, 21 जून से हम मान रहे हैं, ठीक है। अब 21 जून के बाद सन का डायरेक्ट लाइट अब इधर बढ़ने को है, सन का लाइट अब ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो ऊपर की ओर कहाँ तक जाएगा? डायरेक्ट बस इस लाइन तक, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री तक सन का लाइट यहीं तक जाता है, डायरेक्ट सर के बल पड़ेगा। उसके ऊपर तो तिरछा ही लाइट जाता है हमेशा, ठीक है ना। तो देखिए यह 23.5 डिग्री तक जब सन का लाइट जाता है डायरेक्ट, तो यहाँ देखिए, यहाँ 10 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 16, मतलब
8, 10, 15, 16, 20, 22, 23 ऐसे करके सारे लाइन पर, सारे डिग्री पर ना डायरेक्ट लाइट होते हुए कहाँ तक जाएगा? 23.5 डिग्री तक। क्लियर? इस लाइन को कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। और 23.5 डिग्री तक यदि कर्क रेखा पर सन का जो डायरेक्ट लाइट है वो पहुंचता है। अच्छा, यहाँ जून को बात है, देखिए सन का जो डायरेक्ट लाइट है वो पहुंचता है 21 जून को। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि सर दोनों टाइम में यहाँ भी 21 जून, यहाँ भी 21 जून, कैसे पहुंचेगा? यहाँ सॉरी, इसके लिए यहाँ जून नहीं होगा भाई, यहाँ मार्च होगा, ठीक है ना? मार्च होगा, मार्च को 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है भाई, सॉरी इसके लिए 21 जून को यहाँ पर पहुँचता है कर्क रेखा पर, ठीक है। अब कर्क रेखा पर ध्यान से समझिए, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है ना, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला पूरा भाग उत्तरी गोलार्ध, ये वाला पूरा भाग दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इसको साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं और इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है ना भाई। तो पूरे उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सन का डायरेक्ट लाइट 23.5 डिग्री पर पड़ता है, ठीक है। और 23.5 डिग्री पर जब सन का लाइट डायरेक्ट पड़ रहा है ना, तो पूरे उत्तरी गोलार्ध में सन का लाइट है, इसलिए यहाँ पर दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। समझ गया बात? दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है, यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। क्लियर? लेकिन जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पर आइए, यहाँ पर सन का लाइट नहीं है ना, तिरछा है, डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रहा इस गोलार्ध में, तो सन का लाइट यहाँ पर नहीं है। इसकी वजह से इस एरिया में, मतलब साउथ गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूरे दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होता है और रात बड़ा होता है। समझ में आ गया? जस्ट उसके अपोजिट होगा, यहाँ दिन बड़ा तो यहाँ रात बड़ा, यहाँ रात छोटा तो यहाँ रात बड़ा। क्लियर? चलो, तो 21 जून को हो गया। देखो ये चीज़ अगर ना समझा ना तो बार बार थोड़ा सा रिप्ले करके आप देख लेना भाई, इसलिए हम धीरे धीरे बता रहे हैं, ज़्यादा स्पीड में नहीं जा रहे क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, तो जब इस सिचुएशन को देखे, जैसे पूरे धरती पर दिन रात बराबर होता है कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस स्थिति को विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? इस स्थिति को विषुव कहते हैं। उसी तरीके से जब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है, तो इस स्थिति को कहते हैं उत्तर अयनांत। क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत कहते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न सोल्स्टिस इसको कहते हैं, नॉर्थ में है इसलिए नॉर्दर्न सोल्स्टिस, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया नॉर्दर्न सोल्स्टिस, पूरे उत्तरी गोलार्ध। क्लियर? अब सन का लाइट यहां तक तो पहुंच गया 21 सितंबर को, ठीक है। अब सन का लाइट फिर वापस आता है ऐसे घूमते हुए, कहां पर? पहले यहां पर स्टॉपेज है ना, तो यहाँ आएगा, कब आता है? 23 सितंबर को पहुँच जाता है। 21 मार्च को यहाँ से लाइट ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट होता है और यहाँ 21 जून को पहुँच जाता है, और 21 जून से फिर लाइट नीचे की ओर आता है डायरेक्ट, और 23 सितंबर को पहुँच जाता है। क्लियर हो गया सारा कहानी? क्लियर? फिर उसके बाद 21, अब इसके बाद जो है सन का लाइट अब इधर की ओर बढ़ता है, यहाँ तक आएगा 23.5 डिग्री तक, मकर रेखा पर। इसको कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस लाइन पर। तो यहां पर पहुंच जाता है 22 दिसंबर को। कब पहुंचता है भाई? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सन का डायरेक्ट लाइट पड़ता है। क्लियर? तो सन का डायरेक्ट लाइट जब 22 दिसंबर को पड़ता है तो साउथ गोलार्ध में क्या होगा? ध्यान समझो, पूरे साउथ गोलार्ध में दिन बड़ा हो जाएगा और रात छोटा हो जाएगा, और जस्ट इसके अपोजिट नॉर्थ गोलार्ध में दिन छोटा हो जाएगा और रात बड़ा हो जाएगा। इसलिए देखिएगा 22 दिसंबर को रात हमारे यहाँ सबसे बड़ा होता है ना, ठीक है। चलो, और दिन सबसे छोटा होता है भाई, और यहाँ पर जस्ट इसके अपोजिट देख लो, साउथ गोलार्ध में क्या होगा? दिन सबसे बड़ा हो जाएगा और रात सबसे छोटा हो जाएगा। कब? 22 दिसंबर को, ठीक है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? दक्षिण अयनांत कहते हैं।
दक्षिण अयनांत, ठीक है, साउथर्न सोल्स्टिस। देखो भाई, ये तो हो गया थोड़ा सा बेसिक जानकारी, सन कैसे ऊपर जाता है कैसे फिर नीचे आ जाता है, मतलब कब, टाइमिंग के साथ। 21 मार्च को सन बीचों बीच रहता है, इक्वेटर के बीचों बीच, मतलब इक्वेटर पर डायरेक्ट लाइट सन का पड़ता है 21 मार्च को, और फिर 21 मार्च से ऊपर की ओर जाता है नॉर्थ की तरफ, 21 जून को पीक पर चला जाता है कर्क रेखा पर, और फिर 21 जून से नीचे की ओर आता है 23 सितंबर को इक्वेटर पर, और फिर मकर रेखा पर आ जाता है कब, 22 दिसंबर को। क्लियर, यही सिस्टम चलता है। और फिर इसके बाद 22 दिसंबर के बाद फिर सन जो है ऊपर की ओर बढ़ता है और कब पहुंच जाता है, 21 मार्च को इक्वेटर के पास पहुंच जाता है। समझ आ गया? अब इसमें सीजन को समझते हैं, देखो कैसे। जब 21 मार्च को यहां पर पहुंचता है सन, तो पूरे उत्तरी गोलार्ध में लाइट जा रहा, अब जाएगा ना, देखो ध्यान से, 21 मार्च के बाद लाइट कहाँ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। तो पूरे उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को क्या होता है, वसंत ऋतु होता है। क्या होता है भाई, वसंत ऋतु, ठीक है। पूरे उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु हो जाता है कब, 21 मार्च को। कब होता है भाई, 21 मार्च को, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 21 मार्च के बाद सारा लाइट जो है ऊपर की ओर जाने वाला है, इसलिए वसंत ऋतु उधर आ गया। समझ में आ गया बात, समझ में आ गया। तो इधर जब वसंत ऋतु आ गया, ठीक है ना, लाइट इधर जा रहा है इसलिए वसंत ऋतु स्टार्टिंग पॉइंट में, ठीक है। अब लाइट यहां देखिए ध्यान से, 21 जून को डायरेक्टली लाइट यहां पहुंच गया ना। देखो भाई, 21 जून को लाइट कर्क रेखा पर पहुंच गया, मतलब पूरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम है, इसलिए इस दिन ग्रीष्म ऋतु, यहां पर हम कह सकते हैं कि ये ग्रीष्म ऋतु आ गया। ठीक है, यहां कहते हैं ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। 21 जून को ग्रीष्म ऋतु हो गया, वसंत ऋतु से जून में ग्रीष्म ऋतु आ गया, समर सीजन आ गया। समर सीजन इसको कहते हैं, वसंत ऋतु है ना, तो इसको स्प्रिंग सीजन कहते हैं अंग्रेजी में, स्प्रिंग सीजन। क्लियर। तो देखो भाई, 21 मार्च को सन जब ऊपर की ओर बढ़ने वाला होता है तो वसंत ऋतु, और जब पीक पर चला जाता है कैंसर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है वहां पर डायरेक्ट लाइट पड़ता है, तो पूरे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है, समर सीजन होता है। ठीक, अब उसका जस्ट अपोजिट यहां पर देख लो कैसे। पहले अब देखो ना, अब पहले वापस आते हैं, तो अब क्या होगा, ध्यान से देखो। अब 21 जून को तो यहां पर आ गया है लाइट, अब वापस आएगा नीचे, कब आएगा, 23 सितंबर को वापस पहुंच जाएगा, ठीक है ना। कहां पर, इस वाले एरिया में 23 सितंबर को पहुंच गया, ध्यान से, 23 सितंबर को पहुंच गया ना यहां पर। तो पूरे उत्तरी गोलार्ध में अब ये पता हो गया कि लाइट भाई हमारे तरफ से अब जा गया, मतलब चला गया, अब लाइट दक्षिण की तरफ जाने वाला है। इसलिए 23 सितंबर को, ध्यान से सुनो, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में अब लाइट जा रहा है। 23 सितंबर के बाद लाइट साफा इधर चला जाएगा दक्षिण गोलार्ध में, इसलिए 23 सितंबर को यहां पर शरद ऋतु होता है। क्या होता है, शरद ऋतु, ऑटम सीजन इसको कहते हैं भाई, ठीक है। शरद ऋतु आ गया। अब क्या होगा, अब लाइट यहां से 23 सितंबर से अब लाइट एकदम नीचे की ओर जाने वाला है, ठीक है। मतलब या इतना भी नीचे नहीं जाएगा यार, ठीक है। देखो लाइट अब यहां तक आएगा, देखो कब आएगा, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को लाइट आ गया कहां पर, यहां पर पीक पर पहुंच गया, ठीक है। तो नॉर्थ गोलार्ध में अब लाइट लगभग नहीं के बराबर, तिरछा लाइट बस पड़ता है, ठीक है। सारा लाइट कहां चला गया है, एकदम पीक पर, साउथ गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में। इसलिए नॉर्थ गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या होता है, शीत ऋतु। क्या होता है भाई, शीत ऋतु होता है, ठीक है। कोल्ड सीजन कह सकते हैं क्या इसको, शीत ऋतु चला गया, ठीक है, ठंडा का मौसम। अब समझिए, हम अपना स्थिति के साथ समझते, देखिए
इंडिया उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, ध्यान से देखो, इंडिया कहाँ, यहाँ पर है उत्तरी गोलार्ध में। तो इंडिया जब उत्तरी गोलार्ध में है तो सारा खेला उत्तरी गोलार्ध का। अब समझो ध्यान से, तो इंडिया में मतलब हमारे भारत में 21 मार्च को वसंत ऋतु आता है, फिर 21 जून को ग्रीष्म ऋतु गर्मी का मौसम आ जाता है, और फिर 23 सितंबर को शरद ऋतु आ जाता है। ठीक है, 23 सितंबर को जब वापस लाइट यहाँ आता है, और 22 दिसंबर को ठंड का मौसम आ जाता है, शीत ऋतु आ जाता है उत्तरी गोलार्ध में। अब हम लोग इंडिया में ही हैं, उत्तरी गोलार्ध में हैं। ठीक है, और दुनिया के लगभग आधे से ज़्यादा देश उत्तरी गोलार्ध में बसे हुए भाई। एशिया लगभग उत्तरी गोलार्ध में सारा है, लगभग थोड़ा सा इधर आता है, लगभग सारा उत्तरी गोलार्ध में। अफ्रीका का ज़्यादातर भाग उत्तरी गोलार्ध में, यूरोप उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में। समझ रहे हैं? तो ये समझ रहे, दुनिया का आधा से ज़्यादा देश जो है ना उत्तरी गोलार्ध में ही बसा हुआ है। तो ये सारा सिस्टम आपको समझ में आ गया, सीजन कैसे कैसे बदल रहे हैं लाइट की वजह से। अब जस्ट उसका अपोजिट साउथ गोलार्ध में होता है। वो कैसे होता है भाई, इसको समझ ले। देखो समझते हैं, अब ध्यान से समझना। देखो अब लाइट यहाँ है 21 मार्च को, कहाँ पर, ध्यान से समझो, हम डेट बता रहे हैं। 21 मार्च को लाइट कहाँ है, इक्वेटर के पास। तो उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु आएगा। क्यों? क्योंकि अब सबको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में लाइट जाने वाला है, मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में लाइट जाने वाला है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु आएगा। तो उसका जस्ट अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा ऋतु होगा, उसका जस्ट अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा ऋतु होगा, शरद ऋतु। ध्यान से समझना, लाइट जब ऊपर की ओर जाने वाला है नॉर्थ में, तो साउथ में शरद ऋतु आ जाएगा और नॉर्थ में वसंत ऋतु। लाइट आया तो बाहर आ गया, और इधर बेचारा का शरद ऋतु आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा बात। शरद ऋतु में क्या होता है जानते हैं, वो जो नहीं दीवार उवाल पे पानी उनी अंदर से भी देखिएगा तो हल्का हल्का पसीजा टाइप का हो जाता है, पानी होने मतलब पानी वगैरह ये सब दिखाए, मतलब चिपचिपा टाइप का होने लगता है दीवार में, वो शरद ऋतु के टाइम का होता है। उसी टाइम वर्षा वगैरह भी होते रहते हैं। ठीक है, तो अब आप समझो, तो 21 मार्च को नॉर्थ गोलार्ध में वसंत ऋतु, साउथ गोलार्ध में क्या है, साउथ गोलार्ध में शरद ऋतु, जस्ट उसका अपोजिट। अब 21 जून को नॉर्थ गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का मौसम, तो यहाँ 21 जून को ठंड का मौसम होगा। समझ आ रहा बात, क्या होगा, शीत ऋतु साउथ गोलार्ध में। अब फिर 23 सितंबर को लाइट यहाँ इक्वेटर पर आएगा, तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु आएगा और यहाँ पर वसंत ऋतु आएगा। कहाँ पर, साउथ गोलार्ध में। क्यों? क्योंकि अब साउथ गोलार्ध में लाइट जाने वाला है, तो बाहर कहाँ पर आएगा, वसंत कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा ना। हमको तो भाई सबसे अच्छा मौसम वसंत ऋतु लगता है, आपको क्या लगता है आप बताइएगा जरूर। ठीक है, तो ये लाइट इधर गया तो वसंत ऋतु इधर 23 सितंबर को, और 22 दिसंबर को यहाँ ग्रीष्म ऋतु होता है, क्योंकि लाइट मकर रेखा पर डायरेक्ट पड़ता है, तो 22 दिसंबर को यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक है, और नॉर्थ गोलार्ध में क्या होता है, शीत ऋतु। ठीक है ना, ये शीत ऋतु भाई देखो नॉर्थ गोलार्ध का है, यहाँ एन लिख देते हैं शॉर्ट में। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। एन नॉर्थ गोलार्ध आप समझ लेना भाई, ये सारा खेला कहाँ बता रहे हैं, ऋतु का नॉर्थ में ही बताए हैं। ठीक है ना, ये नॉर्थ गोलार्ध में ही है। सारा ऋतु का नाम हम नॉर्थ का ही लिखे हैं बस, और उसका अपोजिट आप मान लेना भाई, कहाँ पर, अपोजिट मान लेना। ठीक है ना, साउथ गोलार्ध का, नहीं तो दोनों लिखेंगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, इसलिए सिर्फ नॉर्थ गोलार्ध का ऋतु के बारे में लिखे हैं। ठीक है, और जस्ट उसका अपोजिट आप मान लेना है, कहाँ पर, साउथ गोलार्ध में। अब साउथ गोलार्ध में ठंड का मौसम कब आएगा, 21 जून को, क्योंकि गर्मी का मौसम यहाँ पर आता है नॉर्थ गोलार्ध में, इसलिए साउथ गोलार्ध में ठंड का मौसम आएगा। ये सारा खेला समझ में आ रहा बात, ये यदि समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा रिप्ले कर करके देखिए, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इस चीज़ को ना आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर अब देखो, अच्छा एक चीज़ तो आपको बताना था लेकिन वो यहीं पर बताएंगे आपको। ठीक है, हालांकि यहीं पर भी आपको, यहाँ पर भी आपको समझा सकते हैं। देखो कैसे, जब सन का लाइट जो है ना यहाँ से इधर मतलब 21 मार्च से इधर की ओर जाने वाला होता है, तो नॉर्थ पोल के पास लाइट तिरछा पहुँचने लगता है, इसलिए नॉर्थ पोल के पास
दिन होने लगता है, ठीक है। और यहाँ पर दिन कब तक रहता है, जब तक इस एरिया में घूमते रहता है लाइट। तो लाइट इस एरिया में कब तक घूमता है, 21 मार्च से गया 23 सितंबर तक, सॉरी हाँ 21 मार्च से 21 जून तक, और 21 जून से फिर आया 23 सितंबर तक। मतलब 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक पूरा लाइट रहा कहाँ पर, इक्कीस मार्च से 23 सितंबर तक लाइट उत्तरी गोलार्ध में रहा ना, इसलिए तिरछा लाइट नॉर्थ पोल के पास पहुंचते रहता है, इसलिए नॉर्थ पोल पर दिन होता है। और यहाँ पर साउथ पोल पर लाइट नहीं पहुंच पाता, इसलिए यहाँ रात होता है 6 महीने तक, ठीक है। आप खुद देखिए ना टाइम, 21 मार्च से गया 21 जून, 21 जून से फिर 23 सितंबर, तो लाइट तो इधर ही रह गया ना उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल पर तिरछा एकदम लाइट पहुँचता है, और वहाँ पर 6 महीने का दिन ही रहता है, रात होता ही नहीं। और यहाँ पर 6 महीने रात ही होता है, क्योंकि यहाँ लाइट पहुँचता ही नहीं तिरछा भी, समझ रहा है। तो यहाँ रात ही हो जाता है 23 सितंबर तक, मतलब 6 महीने तक। और जैसे ही 23 सितंबर से लाइट इधर की ओर होता है, यहाँ तिरछा लाइट आना स्टार्ट हो गया। और ये कब तक रहेगा, 23 सितंबर से गया 22 दिसंबर, और फिर 22 दिसंबर से 21 मार्च तक यहाँ पर लाइट रहता है, इसलिए 6 महीने का दिन यहाँ हो गया। और यहाँ पर 6 महीने का रात हो जाएगा, क्योंकि लाइट साउथ हेमिस्फीयर में है, तो इधर नॉर्थ पोल पर रात होगा। समझ आ गया। 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात ध्रुवों पर होता है, पोल पर होता है। इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं भाई, ठीक है ना, ध्रुव। चलो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया। अब यही चीज़ यहाँ फिगर में आप देख लो, ये सन है, कहाँ चला गया, देखो ये सन है, ठीक है। और सन देखो, अब यहाँ पर देखो ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये ध्यान से देखना, इधर लाइट है उजाला, इधर थोड़ा डार्क टाइप का है। तो यहाँ देखो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। देखो साउथ पोल पर गर्मी है, साउथ पोल पर क्या है, मतलब गर्मी कह रहे, अंधेरा है, यहाँ उजाला है। यहाँ भी देखो साउथ पोल पर क्या है, उजाला है। ध्यान से देखो, यहाँ साउथ पोल पर, या सॉरी ये नॉर्थ पोल पर उजाला है, साउथ पोल पर मतलब अंधेरा। यहाँ देखो, यहाँ साउथ पोल पर अंधेरा, यहाँ उजाला हो गया है, सॉरी। और यहाँ पर देखो अंधेरा नजर आ रहा होगा तुमको, हल्का डार्क नजर आ रहा होगा, क्लियर आप देखना फिगर में। और यहाँ पर भी देखो ये नॉर्थ पोल अंधेरा हो जाएगा, यहाँ साउथ पोल पर उजाला हो जाएगा, लाइट डायरेक्ट आ रहा है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से 6 महीना यहाँ से यहाँ तक आया, 3 महीने यहाँ से, 3 महीने यहाँ से, 6 महीने तक क्या हो गया, नॉर्थ पोल पर लाइट हो गया, और इधर से 6 महीने तक साउथ पोल पर लाइट हो गया, ठीक है। तो दिन रात ऐसे हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ कुछ सीजन का नाम लिखा है, यहाँ पर ऑटम सीजन, ठीक है, शरद ऋतु, यहाँ भी ऑटम सीजन, शरद ऋतु, ये डेट वगैरह लिखा हुआ है। ये सारा चीज़ आप जो है ना फिगर में आप ध्यान से देख करके समझ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देख के समझ लीजिएगा। ये इसमें क्लियरिटी नहीं दिया है, क्लियर किया ही नहीं आपको। जो अभी हम बताए ना, आप डेट के हिसाब से लाइट कब आया उसके हिसाब से आप, लाइट है तो दिन है, लाइट नहीं है तो रात है, ऐसा समझ लेना है। लाइट अगर ज़्यादा है तो दिन बड़ा है, लाइट कम है तो रात, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझ लो। तो यही सारा कुछ था। अब अगर इसमें कुछ अगर आपको दिक्कत महसूस हो रहा है तो आप बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और इसी तरीके से कुछ नया चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आपका फीडबैक हमको और भी बेहतर तरीके से बताने पर मजबूर करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर।